हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम एक कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल। अगर सबसे पहले शुरुआत करें हम कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, हम सीधा रेवेन्यू फिगर्स पे जंप करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से कंपनी ऑपरेट करता है, कौन कौन से इनके बिजनेस सेगमेंट है। देखो, आइडियली तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी कंपनी का पीयर ग्रुप कंपनी जितने भी होती है उनसे ग्रोथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज अगर हम एंजल वन का रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि भाई एंजल वन ने सपोज X% का ग्रोथ किया है और बाकी सारी की सारी ब्रोकिंग कंपनी मिला के 10% का ग्रोथ कर रही है। तो हम कंपेयर करेंगे क्या ये जो X% है ये 10% से ज्यादा है या नहीं है। ये हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। बट सेम केस हम मोतीलाल ओसवाल के साथ कर नहीं सकते क्योंकि इनका एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो ये क्या कर रहा है, ये रिटेल ब्रोकिंग में भी प्रेजेंट है, ये वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन में भी प्रेजेंट है, ये एसेट मैनेजमेंट वाले डिवीजन में भी प्रेजेंस है इनका। इनका एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वाला स्पेस भी चल रहा है। तो जब कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाइड होता है तब हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल सेगमेंट उठाने चाहिए और उनका ग्रोथ कंपेयर करना चाहिए पीयर ग्रुप कंपनीज के साथ। तो जैसे यहाँ पर रिटेल ब्रोकिंग वाला डिवीजन है सपोज, तो रिटेल ब्रोकिंग वाला डिवीजन उठाएंगे, हम कंपेयर करेंगे विद द लाइक्स ऑफ एंजल वन, फाइव पैसा कैपिटल, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके साथ कंपेयर करेंगे। फिर जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है, वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन को हम कंपेयर करेंगे विद द लाइक्स ऑफ आनंद राठी, 361 वैम और ये सारे जितने भी हमारे पास वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है। इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी ने क्या नंबर्स पोस्ट करे। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया बस 71% ओवर अ वाई लेवल। मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर हाँ देखो, फेवरेबल कंडीशंस है, मार्केट बुल मार्केट के फेस में चल रहे हैं, सब लोग नई नई एसआईपी कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है, बट फिर भी 71% के आसपास का ग्रोथ लाना कोई आसान बात नहीं होती। और आपने उतना डिलीवर किया, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। तो 71% के आसपास का हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बिजनेस है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिला। इनका पार्ट बढ़ा है रफली 115% के आसपास पे। तो बहुत अच्छा, आपने अच्छे लेवल पे अपनी टॉप लाइन को बढ़ाया, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आए, आप अपनी कॉस्ट कटिंग करी, एफिशिएंसी पैरामीटर्स इंप्रूव करे और आपका बॉटम लाइन ग्रोथ उससे भी ज्यादा करा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज तो हमने देख ली। अच्छा चलो कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एसेट अंडर एडवाइजरी के बारे में। अब एसेट अंडर एडवाइजरी में सारी की सारी चीजें आ गई, चाहे वो आपका वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जो इनके एसेट्स हैं वो आ गए, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट के अंडर जो एसेट हैं वो आ गए, चाहे वो आपकी कोई और थर्ड पार्टी सपोज कोई म्यूचुअल फंड के अंडर आपके एसेट्स हैं वो भी आ गए। तो अगर उनके बारे में बात करें तो 82% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और ये बहुत सारा इसमें मार्क टू मार्केट गेन भी होगा कि भाई आपने सपोज अच्छा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको पर क्लाइंट 10 करोड़ रुपए के आसपास मिले थे, आपने 10 क्लाइंट इकट्ठा किया था, टोटल आपका जो एजीएम साइज था वो 100 करोड़ का बन गया। अब 100 करोड़ में आपने कुछ शेयर्स खरीदे और उनका वैल्यू 50% से इंक्रीमेंट कर गया। तो आपका बैठे बैठे विदाउट एनी क्लाइंट एडिशन, विदाउट एनी एडिशनल इनफ्लो ऑफ मनी, आपका जो एजीएम है वो 100 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ के आसपास का पहुंच गया, 50% का इंक्रीज देखने को मिल गया। बट ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एजीएम बढ़ रहा है उसके साथ साथ आपका क्लाइंट भी बढ़ना चाहिए, आपका क्लाइंट बेस भी बढ़ना चाहिए, नए नए क्लाइंट आपका एडिशन भी होना चाहिए, ये सारी चीजें की होनी चाहिए। तो उस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो 82% के आसपास को तो एयूएम में हमें ग्रोथ देखने को मिला। और अगर क्लाइंट एडिशन के बारे में बात करें तो 54% के आसपास का नया क्लाइंट एडिशन भी हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत देखने को मिल नहीं रहा। चलिए ये भी हमने देख लिया। अब देखो, अब अगर हम इनके टोटल पार्ट के बारे में बात करें तो कुछ 1400 करोड़ का कंपनी पार्ट करता है। अब ये जो 1400 करोड़ का पार्ट है इसको हम दो मेन पोर्शन के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आ गया आपका ऑपरेटिंग इनकम की जो आपका धंधे से पैसा आ रहा है, और सेकंड है आपका ट्रेजरी इनकम की देखो, इनका भी तो कोई ना कोई स्किन इन द गेम होगा कि सपोज आज मोतीलाल ओसवाल 100 अपने म्यूचुअल फंड्स निकाल के बैठा है, तो हर म्यूचुअल फंड में इनको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्होंने अपने सपोज वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन खोल रखा है, उसमें भी इनको इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। तो वो सारे जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है उसके ऊपर भी तो रिटर्न कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर भी तो वो भी तो मार्केट में इन्वेस्टेड है, वहां पर भी तो मार्क टू मार्केट गेन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो एक तो वो हमारा पार्ट आता है वहां से और एक आता है हमारा धंधे से। तो जो बिजनेस वाला ऑपरेटिंग पार्ट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। बट फिर भी मैं आपको एक बार ब्रेकअप बता देता हूँ। तो टोटल टोटल कंपनी ने 1366 करोड़ रुपीस कमाए थे। उसमें से 541 करोड़ रुपीस के आसपास का ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दैट इज ऑपरेटिंग बिजनेस से जो पार्ट आ रहा है वो है।
तो ये जो आपका ब्रोकिंग डिवीजन, वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन, एसेट मैनेजमेंट डिवीजन, हाउसिंग फाइनेंस, ये चारों सेगमेंट से मिला के जो प्रॉफिट बन रहा है दैट इज 541 करोड़ रुपीज। और जो बचा हुआ जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है, कुछ 600-700 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, 700-800 करोड़ रुपए जो भी बचा हुआ है, वो आ रहा है आपका ट्रेजरी इनकम से, जो आपने अपना स्किन इन द गेम रखा था उसकी बढ़ोतरी से। तो देखो, वो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपॉन द मार्केट कि भाई अगर बुल मार्केट रहा तो ये 700 करोड़ का शायद 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ कितना भी पहुंच सकता है, इसका तो कोई लिमिट है नहीं। बट अगर बेयर मार्केट आ गया तो ये बिल्कुल कंप्लीटली गायब हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। हमें फोकस करना है इस 541 वाले अमाउंट पे कि भाई ये 541 वाले में से कितना रिकरिंग इनकम है, कितना आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मार्केट परफॉर्मेंस। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा पहले पार्ट सेगमेंटेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा चलो, अब एक एक करके चार मेन सेगमेंट है, चारों मेन सेगमेंट को समझ लेते हैं। अगर हम देखने जाए तो 42% के आसपास का कंट्रीब्यूशन तो आता है हमारा वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन में से। ये हम पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट वाले डिवीजन 14% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। एसेट एसेट मैनेजमेंट एंड प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट 40% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। और जो फाइनली हाउसिंग फाइनेंस है, वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन करता है, 5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन वो भी लेके आता है। चलिए एक चीज पे हमने देख लिया। अगर हम रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में बात करें, तो रेवेन्यू सेगमेंटेशन में वही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वेल्थ मैनेजमेंट वाला। अब देखो, वेल्थ मैनेजमेंट वालों में इन्होंने क्या कर रखा है, जो रिटेल ब्रोकिंग वाला पोर्शन है जिसमें इनका ब्रोकिंग डिवीजन आता है, वो भी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर ही घुसा हुआ है। तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो वहां पर हमें 47% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। 53% का आसपास का हमें वहां पर ग्रोथ देखने को मिला। 36% of the revenue comes from the asset management and private wealth management division, और वहां पर भी हमें 52% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। 13% आता है हमारा कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस में से, वहां पर भी 52% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और रिमेनिंग 4% के आसपास का रेवेन्यू आता है हमारा हाउसिंग फाइनेंस वाले डिविजन में से, और वहां पर तो हालत थोड़ी सी खस्ता है, वो लास्ट में हम हाउसिंग फाइनेंस के बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए जी, ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, अब हमें समझना है कि भाई ये जो 541 करोड़ रुपीस का आप जो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बिजनेस है पार्ट कमा रहे हो, इसमें से आपका रिकरिंग इनकम का कौन सा है कि भाई अगर कल को आपका बेयर मार्केट आ भी जाए तो भी ये वाला पैसा तो आपको हमेशा मिलता रहेगा, ये वाला तो रेवेन्यू आपका हमेशा आता ही आता रहेगा। और ये कौन सा रेवेन्यू हुआ, सपोज आपने किसी एक बड़े क्लाइंट के लिए, एचएनआई के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो वो तो आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा कि बेयर मार्केट में छोड़ के भाग जाएगा, वो तो आपकी सर्विसेज लेता रहेगा, लंबे समय तक लेता रहेगा। उसको ये चीज पता है कि भाई ये कोई 4-5-6 महीने का गेम है नहीं, ये 10 साल का गेम है, तो मैं आपके साथ बना रहूंगा, तो उसका उसका कमीशन तो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो दैट कम्स अंडर रिकरिंग इनकम। वहीं अगर आप ब्रोकिंग वाले डिविजन के बारे में बात करो कि भाई आज बुल मार्केट चल रहा है, सबको एफएनओ करना है, सबको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, सबको मार्केट्स में आके पैसा बनाना है, तो वो हो जाता है आपका नॉन रिकरिंग इनकम कि भाई कल को अगर बेयर मार्केट आएगा तो मार्केट में एक्टिविटी कम हो जाएगी, मार्केट में एक्टिविटी कम हो जाएगी, ट्रेडिंग कम हो जाएगी, ट्रेडिंग कम हो जाएगी, तो आपका रिटेल ब्रोकिंग वाले डिविजन में जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो इस बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, चलो ये भी देख लिया। अब देखो, जो अभी हमने 541 करोड़ रुपीस के आसपास का टोटल हमने देखा था, जो इनको पार्ट मिल रहा था, उसमें से अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो रेवेन्यू में 448 करोड़ रुपीस, ये हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू के टर्म्स में। कुछ 1400 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर रहा है, 1400 करोड़ के रेवेन्यू में से 448 करोड़ रुपीस के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है हमारे ब्रोकरेज वाले सेगमेंट में से। और ब्रोकरेज वाला सेगमेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट्स। अगर आपका मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, तो ये आपका परफॉर्मेंस अच्छा मिलता रहेगा। वहीं अगर बेयर मार्केट आ गया, सपोज निफ्टी आज 10% नीचे चला जाता है, तो वैसी एक्टिविटी कम आ जाती है, तो वैसे ही अगर बेयर मार्केट आ जाएगा तो बिल्कुल ही बाढ़ बच जाएगा। दिस कम्स अंडर नॉन रिकरिंग रेवेन्यू, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और 442 करोड़ रुपीस के आसपास का आता है हमारा रिकरिंग इनकम, जो इनको कमीशन के बेसिस पे मिलता है, चाहे वो अपना वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे या किसी दूसरी सर्विसेज से इनको मिल रहा हो। तो अगर मैं थोड़ा सा हम देखने जाए तो इसमें जो टोटल ये 1400 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू कर रहा है, 1366 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू कर रहे हैं,
इसमें से 32% ही ऐसा है जो लंबे समय तक इनको मिलता रहेगा। ये जो बचा हुआ 66-67% के आसपास है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मार्केट परफॉर्मेंस, कि आपका निफ्टी 50 किस तरफ जा रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए ये लोग थोड़ा सा रिस्की बेट बन जाते हैं। चलिए जी, एक चीज समझ ली हमने। अब इसके बाद आ जाते हैं वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें, वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन की एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 100% के आसपास का हमें वहां पर एयूएम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो 53% के आसपास का इंक्रीज है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आप कोई भी और दूसरी ऐसा कंपनी नहीं देखोगे जो इससे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रही है। मोर और लेस जो अच्छी कंपनी है वो इन्हीं के बराबर ग्रो कर रही है, 50, 55, 60% के आसपास ग्रो कर रही है। और यही यही इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। तो वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन में तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। अगर हम एसेट मैनेजमेंट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन के बारे में बात करें, तो वहां पर भी हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहां पर भी कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। तो ऑल इन ऑल आपके जो 3-4 मेन सेगमेंट थे, वहां पर आपने सारे सेगमेंट में अच्छा ही ग्रोथ किया है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं ब्रोकिंग वाले डिवीजन के बारे में। ब्रोकिंग वाला डिवीजन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लेके आ पा रहा एज कंपेयर टू आपका लाइक्स ऑफ एंजल वन, कि भाई एंजल वन आज आप 60-70% के आसपास से ग्रो कर रहा है। आप 60-70% के आसपास से तो ग्रो नहीं कर पा रहे, बट हाँ, आप इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हो। तो आप मार्केट शेयर कैप्चर जरूर कर रहे हो, बट यू आर नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द मार्केट। इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए, आप सबसे छोटे सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़े। अब हम हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाउसिंग फाइनेंस में बात कुछ अच्छा चल नहीं रहा। देखो, एक चीज समझते हैं, हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट इनके लिए क्या कर रहा है, इनके लिए इस तरीके का काम करेगा कि भाई जब सारी चीजें खराब जा रही हैं, तब हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मार्केट साइकिल, कि भाई मार्केट अगर 10% गिर रहा है तो भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10% बढ़ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने इसको उस नजरिए से खोला था। बट अभी कैपिटल मार्केट्स इतना अच्छा कर रहे हैं कि इस पे ये लोग ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे। बट फिर भी हम अगर देखने जाएं तो यहाँ पर डिस्बर्समेंट तो फिर भी थोड़े बहुत बड़े थे, बट आपका एयूएम में कोई ग्रोथ आ नहीं रहा। उसके बाद आपने अपनी एसेट क्वालिटी जरूर ठीक करी, बट आपका स्प्रेड में कंप्रेशन आ गया। जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी वो तो ऊपर जा रही है, मतलब आपको खर्चा ज्यादा देना पड़ रहा है पैसा उठाने के लिए, बट जो आप कस्टमर से यील्ड चार्ज कर रहे हो वो उतने ऊपर जा नहीं रहे। इसलिए इसकी वजह से आपको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। बट ठीक है, 5% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू और 5% ऑफ द ओवरऑल पार्ट ये लोग कमा रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस वाले डिविजन से, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी तो वही है कि भाई आपको ये देखना है कि भाई आपका ये जो ट्रेजरी इनकम है, जो ऑलरेडी 57% ऑफ द ओवरऑल पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब आज के दिन ये लोग जितना अपना धंधा करके कमा रहे हैं, कि भाई अपना म्यूचुअल फंड बेच के कमा रहे हैं, अपना ब्रोकरेज सर्विसेज बेच के कमा रहे हैं, तो अपनी ब्रोकरेज सर्विसेज कमा रहे हैं, अपना वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस से कमा रहे हैं, उससे ज्यादा ये लोग सिर्फ स्किन इन द गेम से कमा रहे हैं, कि भाई इन्हीं के फंड्स में इनका जो पैसा रखा हुआ है उसी से ज्यादा कमा रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है मार्क टू मार्केट गेन्स का। अब देखो, मार्क टू मार्केट गेन्स के साथ क्या है, वो आपका कोई गारंटी नहीं है कि सपोज आज आपको 100 करोड़ का मार्क टू मार्केट गेन है, दैट नॉट नेसेसरली कन्वर्ट्स इनटू अ गेन ऑफ 100 करोड़ रुपीस। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चलो ऐसे रहता है। आज आपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल खरीदा, 100 रुपए के ऊपर खरीदा। कल को उसका भाव बढ़ के 200 रुपए हो गया, मतलब 6 महीने बाद उसका प्राइस डबल हो गया। आपने एक शेयर खरीदा था, वो एक शेयर का प्राइस डबल हो गया, तो आपका मार्क टू मार्केट गेन इज 100 रुपीज का। आपने 100 रुपए कमाए थे, 100 रुपए का मार्क टू मार्केट गेन है। बट आज के दिन जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तब वो 100 रुपए का है ना, उसका तो अगले ही सेकंड में प्राइस चेंज हो गया। अब वो 100 रुपए से घट के 90 रुपए पे आ गया, मतलब उसका जो प्राइस 200 रुपए चला गया था वो 190 रुपए आ गया। तो अब आपका मार्क टू मार्केट गेन घट के 90 रुपए रह गया। तो ये कोई गारंटी नहीं है, जब तक आप बेच नहीं रहे, तब तक आपकी बुक्स में नहीं आ रहा, तब तक वो मार्क टू मार्केट गेन एक बहुत ही वॉलेटाइल चीज है। तो जब स्थितियां खराब होगी, जब बेयर मार्केट आएगा, जब जब स्टॉक प्राइसेस नीचे आएंगे, तो आपके मार्क टू मार्केट गेन्स भी खत्म हो जाएंगे, और वो हो सकता है मार्क टू मार्केट लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस चीज के बारे में हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप देखोगे, कभी भी इन कंपनी को बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकली हाई पी मिलता नहीं है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं मिलेगा। आज के दिन भी आज आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल, देखो अगर मैं एक बार चेक करूं,
मोतीलाल ओसवाल आज 16 के पी के ऊपर बिक रहा है, 16 का पी है। और 16 का पी एक ऐसी कंपनी का जो 70% का ग्रोथ कर रही है, 100% के आसपास का बॉटम लाइन में ग्रोथ लेके आ रही है। ये इतना सस्ता क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी दिन गायब हो सकता है और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। इससे बेटर जो मेरे को लगता है, मैं देख बिल्कुल फ्रैंकली हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे इससे बेटर आप एक एक प्योर एंड प्योर एक ब्रोकरेज कंपनी देखो। ब्रोकरेज कंपनी में क्या है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो आज के दिन रिपोर्ट हो रहा है, आपके पास सारा का सारा कैश आ रहा है। सपोज एंजल वन का एग्जांपल लेते हैं। एंजल वन को वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा कर रहा है, अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने के ऊपर खर्चा कर रहा है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज लेके नहीं आ पा रहे, बट वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है। बट वो जितना भी पार्ट लेके आ रहे हैं, वो उनके पास कैश फ्लो के रूप में कंपनी के अंदर आ रहा है। बट मोतीलाल ओसवाल के केस में वो चीज नहीं है। मोतीलाल ओसवाल अगर कल को मार्केट 20% गिर गए, 20% गिर गए, तो वो कह देगा कि यार मेरे तो मार्क टू मार्केट गेन जो पहले 100 करोड़ के थे, वो आज 80 करोड़ के रह गए या 60 करोड़ के रह गए। इस चीज के बारे में हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी कंपनी बहुत ज्यादा हाई पी कमांड नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा ऑप्टिकली सस्ती दिखेंगी। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, आपको एक ऐसे ऐसे वैल्यूएशन पे खरीदना है जहां पर आपको पता हो कि भाई यहाँ पर रनवे ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा लंबा है, लगातार ट्रैक करते रहना है। और हमें ऑपरेटिंग बिजनेस के ऊपर देखना है। आप मार्क टू मार्केट गेन्स को हटा दो, जो आपका वो 57% का कंपोनेंट है ना, वो आप हटा दो। आप सिर्फ देखो आप अपने ऑपरेटिंग बिजनेस में कितना ग्रोथ लेके आ पा रहे हो। क्या आप अपने ऑपरेटिंग बिजनेस को 60 70 80% के आसपास से बढ़ा पा रहे हो? अगर वो हो पा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और वो चीज यहाँ पर हो नहीं पा रही है, ये प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। आपने 111% के आसपास का पैट का ग्रोथ तो दिखा दिया, बट वो 111% के आसपास का पैट का ग्रोथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था आपकी ट्रेजरी इनकम से। ट्रेजरी इनकम से, दैट इज आपका मार्क टू मार्केट गेन से, जो आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। आपने अपने बिजनेस में ऐसी कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करी जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा हो। इस चीज के बारे में हमें ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी मोतीलाल ओसवाल के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।